अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले एमसीक्यू सॉल्व करेंगे डिफरेंट। देन वी विल डिस्कस अबाउट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। ये जो तमाम क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा। और इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जहाँ से आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। First MCQ is how many electrons can be accommodated at the most in the third shell of elements। यानी हमारे पास कोई भी एटम है, उसके थर्ड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स जब अकोमोडेट कर सकते हैं मैक्सिमम, वो आप हमने बताना है। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है, दरमियान में इसके न्यूक्लियस है और ये इसके 3 शेल्स हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस के करीब शेल होता है वो के होता है, देन एल एंड देन एम। यानी यहाँ हमारे पास थर्ड शेल यानी एम शेल की बात हो रही है कि इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अकोमोडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मैंने आपको फार्मूला बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने का, वो था 2n2। यानी हमारे पास n इज़ नंबर ऑफ शेल, यानी फर्स्ट शेल है, सेकेंड है या थर्ड है, और इसकी पावर 2 एंड देन इसको हम आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। यानी यहाँ पे क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वेयर। अब 3 स्क्वेयर हमारे पास किसके इक्वल है, 9 के, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 18। तो करेक्ट आंसर आपका होगा बी। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। यानी हमने जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स लगाए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई थी, और मैंने आपको बताया था कि किस तरह उनको कैथोड रेज का नाम दिया गया, केनाल रेज का नाम दिया गया। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स के अंदर एक्चुअली क्या हुआ था, चार्ज पार्टिकल डिस्कवर हुए थे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आ जाते हैं। तो हमारे पास जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है उससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हुए, जबकि जो न्यूक्लियस था वो हमारे पास इससे नहीं हुआ था, बल्कि वो गोल्ड फॉइल मेथड से हुआ था, जिसके अंदर गोल्ड की फॉइल यूज़ की गई थी। क्वेश्चन MCQ 3 है हमारे पास, वाई हैव आइसोटोप्स नॉट बीन शोन इन पीरियोडिक टेबल। कि आइसोटोप्स को हम पीरियोडिक टेबल में क्यों शो नहीं करते, लाइक हमने सिर्फ हाइड्रोजन शो किया होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम इस तरह शो नहीं किया होता। तो इसकी क्या रीज़न है। फर्स्ट ऑप्शन इज periodic table cannot accommodate a large number of isotopes of different elements। Second is some of the isotopes are unstable and they give rise to different elements। ये बात ठीक तो है, लेकिन ये इस क्वेश्चन का ट्रू आंसर नहीं है। मतलब ये तो बात ठीक है कि हमारे पास आइसोटोप अनस्टेबल होते हैं डिफरेंट, लेकिन ये बात ये रीज़न नहीं है कि हम आइसोटोप्स को पीरियोडिक टेबल में यूज़ नहीं करते। उसके अलावा पीरियोडिक टेबल में आप जितने मर्जी जो है वो एलिमेंट्स ऐड कर लो, उसका भी इशू नहीं है, लेकिन क्योंकि आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है तो इसलिए ज़रूरत नहीं है उसे जगह जगह पे ये रखने की, ठीक है, सेपरेट प्लेस के अंदर। तो राइट ऑप्शन इज सी। MCQ 4 है हमारे पास, विच पार्टिकल इज प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर इन आइसोटोप्स। यानी कोई भी 2 आइसोटोप्स है या 3 आइसोटोप्स है, उनके अंदर कौन सी चीज़ डिफरेंट होती है। इलेक्ट्रॉन सब में सेम होता है, प्रोटॉन सब में सेम होता है। मैंने आपको क्या बताया था, जी नंबर जो है वो सेम होता है और ए जो है वो चेंज होता है, यानी एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है। और एटॉमिक मास डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। इट मीन्स के बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इन विच आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन देयर आर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अब आपको पता है कि हमारे पास ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 16, 17 और 18। अब अगर आप देखें तो किसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की जो है वैल्यू वो सेम है। आप यहाँ से अगर इसके एटॉमिक मास को ही लें, 16 के केस में हमारे पास क्या है, 8 इसके अंदर क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इसके अंदर हुए प्रोटॉन और 8 इसके अंदर हुए न्यूट्रॉन, क्योंकि जो मैस है 16 वो 8 + 8 से मिलके बने। 17 के केस में जो न्यूट्रॉन नंबर है वो 9 हो जाता है और हमारे पास 8 + 9 17 के इक्वल है। और 18 के केस पे 8 + 10 यानी 8 प्रोटॉन है और 10 हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन। तो राइट ऑप्शन हमारे पास 16 है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की तादाद सेम है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, व्हाट विल बी द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन given the abundances of its two isotope 14 and 15 are 99.64 and 0.35 respectively। तो इसके लिए आपने सिंपल फार्मूला लगाना है रिलेटिव एटॉमिक मास का, जिसके अंदर हम उसके इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस को मल्टीप्लाई करते हैं उसके अबंडेंस के साथ, जैसे M1P1 मल्टीप्लाई बाय M2P2 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास। यहाँ में हमारे पास M1 की वैल्यू है 14
ठीक है। P1 हमारे पास क्या 99.64 प्लस हमारे पास आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 0.35 और हम इसको ओवरऑल डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। इसको अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा विच इज़ 14.0021। तो इट्स अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास MCQ 7 है, हाउ इज रेडियो कार्बन डेटिंग यूजफुल फॉर आर्चियोलॉजिस्ट्स। यानी हमारे पास जो आर्चियोलॉजिस्ट है उनके लिए किस तरह रेडियो कार्बन डेटिंग जो है इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि रेडियो कार्बन डेटिंग के अंदर हम जो है वो कार्बन 14 का कंटेंट जो है वो चेक करते हैं। एज ए रिजल्ट हमें एज पता चलती है ऑर्गेनिक मैटर की। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट डज कीप द पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इंटैक्ट। तो हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्टिकल्स को बिल्कुल ठीक रखती है, तो वो हमारे पास होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ऑप्शन 1 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। MCQ 9 है हमारे पास, हाउ डू इलेक्ट्रॉन्स कीप देमसेल्व्स अवे फ्रॉम ऑपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस। तो हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो ऑपोजिटली चार्ज जो न्यूक्लियस है, यानी इसका क्या मतलब है कि जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हमारे पास न्यूक्लियस के ऊपर ओवरऑल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर होता है प्रोटॉन। अब होना तो ऐसा चाहिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करें और वो कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमेशा मूवमेंट में होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि वो अवे रहते हैं ऑपोजिटिवली चार्ज हमारे पास न्यूक्लियस है उससे। MCQ 10 है हमारे पास, रुबीडियम कंसिस्ट ऑफ टू आइसोटोप्स 85 एंड 87। द परसेंट अबंडेंस ऑफ लाइट आइसोटोप इज 72.22। यानी हमारे पास रुबीडियम 85 की अबंडेंस है 72.2% और 87 की हमारे पास जो हमने फाइंड आउट करनी है, जबकि रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास क्या 85.47। तो इसमें आप सेम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे जो कि हमने लास्ट मेडिकल में किया था, दिस वन। यहाँ पे आप जो है वो रुबीडियम, अगर क्लोरीन की जगह रुबीडियम आ जाए तो नेक्स्ट हमारे पास ऐसे ही रहेगा, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ रुबीडियम इज इक्वल टू रुबीडियम। और हमारे पास जो उसका हायर का जो था एटॉमिक मास उन्होंने जो है वो नहीं दिया हुआ था, नहीं सब दोनों के एटॉमिक मास दिए हुए हैं, रिलेटिव अबंडेंस जो है वो भी उन्होंने दी हुई है। यानी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज अबंडेंस एक की जो है वो मिसिंग है। यानी हमारे पास एक था, यहाँ पे हम सॉल्व इसको करते हैं सिंपल कि किस तरह इसको सॉल्व करना है। ये हमारे पास उन्होंने आंसर दिया हुआ है 85.47, ठीक है। 85.47 इज इक्वल टू रुबीडियम 85 का जो है वो उन्होंने बताया हुआ है कि उसकी रिलेटिव अबंडेंस है हमारे पास 72.2%, ठीक है। प्लस 87 की उन्होंने नहीं बताई हुई, यानी 87 और आगे आप एक्स वैल्यू जो है सपोज कर लो, डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। तो आप इसको सोल्व करोगे, पहले आप 85.47 को मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ, एज ए रिजल्ट आपके पास आंसर आएगा। अगर मैं इसे यहाँ पे सॉल्व करूँ 8547 आ गया, ठीक है। ये चीज़ जो है वो 100 उससे डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू 85 को अब मल्टीप्लाई करें 72.2 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आया 6137 मल्टीप्लाई बाय 87x। अब यहाँ पे क्या होगा फर्दर कि 87x यहाँ वैसे का वैसे ही रहेगा और यहाँ से 8547 में से 6137 आपने माइनस कर देने हैं। 8547 माइनस 6137, तो आपके पास आंसर आ गया 2410। अब 2410 चाहे वो 87 से अगर डिवाइड कर दें हम इसको, तो हमारे पास आंसर आता है 27.70। यानी हमारे पास जो है वो कितनी इसकी अबंडेंस है 27.70, यानी ऑलमोस्ट जो है वो 27.8% ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, why is it said that almost all the mass of an atom is concentrated in its nucleus। जैसे मैंने आपको टॉपिक एटॉमिक मास वाला पढ़ाते हुए बताया था कि जो ज़्यादातर मास होता है वो होता है हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर। अब इसकी रीज़न क्या होती है कि न्यूक्लियस के अंदर दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है हमारे पास प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। अब मैंने आपको बताया था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जो एटॉमिक मास है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन,
और इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम जो हैवियर होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का साइज जो है वो मैस जो है वो सेम होता है। इट मीन्स कि ज़्यादा जो मैस कंटेनिंग पार्टिकल्स है क्योंकि वो है न्यूक्लियस के अंदर, एज रिजल्ट जो हमारा ज़्यादा मैस है वो कंसनट्रेटेड है न्यूक्लियस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वाई आर एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। एक दूसरे से एलिमेंट डिफरेंट क्यों होते हैं, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, ड्यू टू नेचर ऑफ एटम। और एटम को चीज़ कौन सी डिस्टिंग्विश बनाती है, उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो प्रोटॉन नंबर के चेंज होने की वजह से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बिस्मथ 21083। अब इसके अंदर ऊपर वाला हमारे पास होता है एटॉमिक मैस और नीचे वाला है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मैस में से जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उसके अंदर से प्रोटॉन नंबर जो कि एटॉमिक नंबर है माइनस कर दिया जाए तो आपके पास आंसर आ सकता है आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का, विच इज़ 127। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक मैस में से आप एटॉमिक नंबर माइनस कर दो तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी देखे थे। क्वेश्चन नंबर 4 इज वाई इज ट्रीटियम इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। कि ट्रीटियम जो है वो रेडियोएक्टिव क्यों। अब मैंने क्या बताया था आपको कि रेडियो क्या होती है, रेडिएशन का इमिट होना ड्यू टू रिएक्टिव नेचर। तो हमारे पास जो है वो क्या होता है, जो ट्रीटियम है वो रिएक्टिव होता है, वो अनस्टेबल होता है, एज रिजल्ट वो एनर्जी इमिट करता है एक्स्ट्रा वाली, और वो टूट कर 2 न्यूट्रॉन से देता है और साथ में हमारे जो हमारे पास वो देता है बीटा पार्टिकल्स। और ये हमारे पास अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन होते हैं और एक प्रोटॉन होता है, ये रेशियो उसको स्टेबल नहीं रखने देती। एज ए रिजल्ट वो हमारे पास बीटा डिके करता है, यानी हमारे पास बीटा पार्टिकल्स इमिट करता है विच इज़ अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और क्योंकि ये रेडिएशन इमिट करता है ड्यू टू अनस्टेबल नेचर, इट इज कॉल्ड एज रेडियोएक्टिव एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन एन एटम अब्सॉर्ब एंड इन्वॉल्व एनर्जी। यानी कोई भी एटम है उसमें से एनर्जी रिमूव कैसे होती है या क्यों होती है, या फिर हमारे पास वो अब्सॉर्ब क्यों करता है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी एटम है उसके गिर जो शेल्स होते हैं, तो जो दूर शेल होता है वो हायर एनर्जी पे होता है, जो लोअर होता है वो हमारे पास कम एनर्जी पे होता है। तो जब हायर से लोअर लेवल की तरफ आता है तो उसे एनर्जी जो है वो रिमूव करनी करती है, ठीक है। लेकिन जब लोअर से हायर की तरफ जाना होता है, क्योंकि उसे हाई एनर्जी की तरफ जाना होता है तो उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है। एज ए रिजल्ट हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। तो ओवरऑल हमारे पास जो एटम है वो भी अब्जॉर्ब करता है एनर्जी। तो व्हाट इज द रीजन ऑफ एनर्जी अब्जॉर्प्शन इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम हाई एनर्जी टू लोअर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी टू हाई एनर्जी लेवल। नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज, why does the energy of electron increases as we move from first shell to second shell। यानी हमारे पास पहले शेल से दूसरे शेल की तरफ जाओ तो एनर्जी क्यों हम कहते हैं कि हायर है, क्योंकि हमारे पास वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा होता है तो विद रिस्पेक्ट टू इट्स नॉर्मल पोजीशन या हमारे पास जो उसका मेन बेस पॉइंट है वहाँ से वो दूर जा रहा होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होती है, हायर हो रही होती है। एज ए रिजल्ट इसकी ओवरऑल एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज करती है। क्वेश्चन नंबर 2 इज, वाई इज इट नीडेड टू लोअर द प्रेशर ऑफ अ गैस इनसाइड अ डिस्चार्ज ट्यूब। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्चार्ज ट्यूब की कंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल के साथ बताया था जब हमने कैथोड रेज एनोड रेज के बारे में डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको एक पॉइंट हाईलाइट करवाया था कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने जो गैस यूज़ करनी होती है उसका प्रेशर बहुत ही कम रखा जाता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि जब वो लो प्रेशर होता है तो एज ए रिजल्ट कुलियन होती है जो गैस के पार्टिकल्स की आपस में, तो वो कम होती है। क्योंकि अगर इतनी सी स्पेस मिले गैस को तो सारे मोलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, कोई इधर मूव कर रहा है कोई इधर मूव कर रहा है और स्पीड से मूव करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ जो प्रेशर कम हो तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, वो आराम से जो है मूव करते हैं, ज़्यादा एक दूसरे से कोलाइड नहीं करते। तो यही एक रीज़न है कि जब हम अंदर प्रेशर डिक्रीज कर देंगे एज ए रिजल्ट उनकी स्पीड भी स्लो हो जाएगी, फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कम हो जाएगी। एज ए रिजल्ट हमारे पास जो है वो कुलियन क्योंकि कम हो जाएगी तो वो एज ए रिजल्ट जो हमारे पास विजिबल डिस्चार्ज इफेक्ट है सिर्फ वही प्रोड्यूस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट इज द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ हैज दिस कॉन्सेप्ट चेंज विद टाइम। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन का क्या कॉन्सेप्ट था। तो क्लासिकल के हमारे पास कॉन्सेप्ट ये था कि अगर एक न्यूक्लियस है उसके गिर्द जब वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते 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 न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, यानी उसकी एनर्जी जो है विद पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज हो जाएगी और वो एक पार्टिकुलर वे में मूव नहीं करता बल्कि बस मूव करता हुआ न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है। और हमारे पास वो तब गिरता है जब उसकी एनर्जी जो है वो डाउन हो जाती है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या कॉन्सेप्ट आया, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक
पोजीशन पे मूव कर रहे होते हैं जो कि कहलाते हैं ऑर्बिटल। और ये हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स भी कहलाते हैं, ठीक है। और इस पाथ के मूवमेंट के दौरान वो हमारे पास कोई भी एनर्जी इमिट नहीं करते अगर वो एक ही शेल के अंदर है। तो ये हमारे पास था मॉडर्न कंसेप्ट, जबकि पहले वाला ये था कि सिंपल ये टीनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है जो कि रिवॉल्व करें न्यूक्लियस के अंदर और वो एट दी एंड फॉल कर जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वाई द न्यूक्लियाई ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आर अनस्टेबल। कि हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है हमारे पास उसके अंदर क्या होती है, इम्बैलेंस होता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट हमारे पास जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो अनस्टेबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज, ड्यूरिंग दिस चार ट्यूब एक्सपेरिमेंट हाउ डिड द साइंटिस्ट कंक्लूड दैट द सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल एलिमेंट्स। यानी हमारे पास इस चार ट्यूब एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट कैसे कंक्लूड कर पाए कि हमारे पास एक ही तरह के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। इसमें क्या रीज़न है कि क्योंकि इस तमाम एलिमेंट्स के अंदर सेम टाइप के क्यों है, बिकॉज कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन्स और कनाल रेज यानी प्रोटॉन्स, उनके अंदर जो है वो सेम चार्ज टू मास रेशियो है। चाहे आप कोई भी गैस यूज़ कर लो, यानी आप कोई भी गैस यूज़ कर रहे हो जो कि हमारे पास होती है यूज डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, कोई भी आप यूज़ कर लो, सबके अंदर सेम टाइप की जो है वो चार्ज टू मास रेशियो कंटेनिंग जो पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए थे, या आप उनको रेज जिसका नाम दे रहे थे वो। कैथोड रेज के अंदर भी हमारे पास जब कैथोड रेज की प्रोडक्शन की बात हुई तब भी आपने कोई भी गैस यूज़ की, उसका एम ओवर ई वैल्यू सेम ही थी। इट मीन्स कि तमाम गैसेस के अंदर सेम टाइप के ये पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स बाद में क्या कहलाए, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। एज ए रिजल्ट पता चला कि तमाम एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।